नमस्कार बहनों एवं भाइयों। पाक प्रायोजित आतंकवाद का जो सिलसिला है उस पीड़ा को भारत ने 1971 के बाद से ही सहना शुरू किया। पाक प्रायोजित आतंकवाद वस्तुतः पाक के द्वारा सीधे युद्ध में न जीत पाने की कसक निकालने के लिए छद्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जो आज पर्यंत अनवरत जारी है। जनरल जियाउल हक ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश होने के उपरांत इसको विशेष रूप से प्रवर्तित करने का कार्य किया और तब से भारत उसका शिकार रहा है। बंटवारा पहली बात सांप्रदायिक आधार पर हुआ, जो अनुचित था। वह इसलिए अनुचित था जब भारत और पाकिस्तान दो देश 1947 में अस्तित्व में आए तो उस स्थिति में होना ये चाहिए था कि यदि सांप्रदायिक आधार पर भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे तो इस्लाम संप्रदाय के आधार पर बना पाकिस्तान भारत में रह रहे सारे मुसलमानों का यदि घर हुआ होता तो बात समझी जा सकती थी। लेकिन भारत जहां स्वतंत्रता के बाद पांथिक निरपेक्षता, पांथिक तटस्थता की राह पर चला, वहां पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आया। विभाजन भी हो करके यदि शांतिपूर्वक रहा जा सकता होता तो कोई बात नहीं थी। एक परिवार में दो भाई साथ साथ जब नहीं रहते हैं तो अलग अलग बंटवारा कर लेते हैं। ऐसे ही भारत पाकिस्तान भी दो देश के रूप में अस्तित्व में आ गया था। लेकिन उधर दोनों देशों का अस्तित्व प्रस्तुत हुआ। 15 अगस्त 1947 जिसे तथाकथित रूप में भारत की आजादी का दिवस माना जाता है, और 14 अगस्त 1947 जिसे पाकिस्तान की आजादी का दिवस माना जाता है, पाकिस्तान की स्वतंत्रता का दिवस माना जाता है। यद्यपि नेहरू जी 2 सितंबर 1947 को ही भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री स्वीकार किए जा चुके थे, शपथ ले चुके थे। लेकिन उसके उपरांत
अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान की सेना द्वारा कबायलियों के वेश में भारत पर आक्रमण कर दिया जाना और उस आक्रमण का जवाब भारत द्वारा तब दिया जाना जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी द्वारा कश्मीर राज्य को भारत में विलय करने के संधि पर हस्ताक्षर किया गया। यहीं से पाकिस्तान को अवसर मिला कश्मीर को अपने कब्जे में लेने और भारत के अस्तित्व को बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत रखने की दुस्साहसिक प्रवृत्ति को पनपाने का। तब से सिलसिला चल पड़ा और पाकिस्तान उस आक्रमण में भी कश्मीर पर पूरा कब्जा नहीं कर सका। उसके 1/3 भाग पर संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्नीति के कारण भारत को अपना ही भूक्षेत्र गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के हाथों अब तक उसके कब्जे में रहने की परिस्थिति के अंतर्गत देखना पड़ा, क्योंकि नेहरू जी की एक गलत नीति ने भारत के सामने कश्मीर समस्या को जन्म दे दिया था। जब भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और पाकिस्तानी सेना हथियार डालने ही वाली थी कि नेहरू जी गलती कर बैठे। 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर को लेकर आवेदन पत्र देकर एक स्थायी विवाद को जन्म देने का कार्य कर बैठे। जाने क्या उनकी दिलचस्पी थी। जब भारतीय सेना जीत रही थी तो चिल्लाने का काम पाकिस्तान करता, लेकिन नेहरू ही चिल्लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जा पहुंचे और उस संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्मे हुए भी जुम्मा 2 साल भी नहीं हुआ था। 1945 में 26 जून 1945 को उसका प्रारूप तैयार हुआ। 24 अक्टूबर 1945 पर 50 देशों ने उसको स्वरूपित किया, उसके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके, जिसमें भारत भी सम्मिलित था। तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई सामर्थ्य ही नहीं थी और सामर्थ्य तो वैसे भी पहले से आज तक नहीं है, लेकिन वहां नेहरू जी आवेदन पत्र लगा बैठे और कश्मीर को विवादित क्षेत्र मान करके दोनों सेनाओं को पीछे हट जाने का सुरक्षा परिषद ने निर्देश जारी किया। नेहरू जी ने गलती करके भारतीय सेना को पीछे हटने के लिए कहा और उसे वापस बुलाया। पाकिस्तानी सेना वहीं डटी रह गई। लिहाजा हमारी कश्मीर की 1/3 भूमि पाकिस्तान के जबड़े में फंस करके आज तक बिलख रही।
यही मूल संदर्भ है जिसकी किताब में बिना गए हुए कोई बात शुरू ही नहीं होती। उसके बाद से पाकिस्तान ने 1965 का युद्ध लड़ने का कार्य किया और पराजय प्राप्त किया। 47 में तो पराजित हुए ही थे। फिर 1971 में पुनः ये स्थिति निर्मित हुई और भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। और उसी के उपरांत जो शिमला समझौता हुआ, उस शिमला समझौता के मूल में ये विवाद ज्यों का त्यों LOC के रूप में बना आज तक विद्यमान है। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने समझ लिया कि हम सीधे युद्ध में भारत को हरा नहीं सकते, तो उसने छद्म युद्ध का फार्मूला शुरू किया। वो छद्म युद्ध रह करके भारत को पीड़ा देने का कार्य करता है और आतंकी घटनाएं होती हैं। पाकिस्तान ने उसी समय से अपने देश में आतंकवादी संगठनों को प्रवर्तित करने का कार्य किया। वहां की सेना और वहां की गुप्तचर एजेंसी ISI आतंकवादी संगठनों का प्रशिक्षण देने में लग गई और भारत में उन आतंकवादी समूहों को रह करके भारत को पीड़ा देने के लिए भेजने का कार्य करना शुरू कर दिया। तब से वो अनवरत जारी है। भारत अपनी ही भूमि को 75 वर्षों से आज पर्यंत पाकिस्तान के कब्जे में पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में देखता चला आ रहा है और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित 1971 के बाद से छेड़े गए छद्म युद्ध को झेलता रहा है। लेकिन पाश्चात्य देश, जिसमें आज अमेरिका भले ही भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो भी पाकिस्तान को उस छद्म युद्ध के लिए निरंतर सामर्थ्य देने का कार्य किसी समय तक करता रहा है और भारत को निरंतर पीड़ा पहुंचाते हुए ही यूरोपीय देश आज तक देखते रहने का मुगालता पाले हुए चल रहे हैं। तो पाक प्रायोजित आतंकवाद केवल पाकिस्तान के अकेले सामर्थ्य की देन नहीं कहा जा सकता है। इसको प्रायोजित करने में अनेकों कारणों से, मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका भी जिम्मेदार रहे हैं। आज अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के कारण भारत के साथ भले ही प्रत्यक्ष रूप से सीधे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी समय तक मुंह से कुछ बोलता था, करता कुछ था, भारत को शांति का संदेश देता था, खुद जो चाहता था वो निर्णायक कार्रवाई विभिन्न देशों में करने का कार्य करता था, अपने मनमानी ढंग से करता था। उस सब पर अलग से टिप्पणी मैं दूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद तभी खत्म होगा जब
पाक प्रायोजित आतंकवाद की मूल जड़ वहां की सेना और वहां की आईएसआई की कमर तोड़ने का कार्य भारत अपने कूटनीतिक अभियानों के माध्यम से और आतंकवादियों के विरुद्ध पुरजोर निर्णयात्मक प्रबल कार्रवाई करके करेगा। तभी भारत पाकिस्तानी आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब होगा। मैं ये नहीं कहता कि सीधे भारत को युद्ध में सम्मिलित होने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि निरंतर प्रबलता दिखाते हुए पाकिस्तानी आतंकवाद के ठौर ठिकाने नष्ट करने के साथ ही पाकिस्तानी सेना को चोट पहुंचाने का कार्य वहां की गुप्तचर एजेंसी जो वस्तुतः आतंकवादियों को तैयार करने का काम करती है, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। पाकिस्तानी सेना के जनरल और कमांडर्स उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं, तो उन पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत भारत को है। कूटनीतिक रूप से भारत ने अब जाकर के सही चाल चलने का काम शुरू किया है। पाकिस्तान की नस दबाने का काम अब पहली बार हुआ है। इसके पहले तो भारत केवल दोषारोपण करता रहता था पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों पर, लेकिन करता कुछ नहीं था। पाकिस्तान के विरुद्ध कोई गतिविधि नहीं चलाता था, वहां की सेना के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता था, वहां के आतंकवादी संगठनों को घुस करके मारने का काम नहीं करता था। ये काम पहले नहीं करता था, आज भारत करने लगा है, ये बड़ी बात है। उसी का परिणाम ये है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जहां भारत के कोने कोने में प्रस्तुत दिखाई देता था, जगह जगह पाकिस्तानी आतंकवादी बम फोड़ने का काम इसी देश के कुछ गद्दारों के कारण उनके सहयोग से करते थे। वो भारत की तत्परता के कारण अब पूरी तरह से रुका है। अब केवल ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर और हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। ये भारत की उपलब्धि है जो मोदी सरकार के कारण आई है। हमारे देश के राजनीतिक दलों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उपलब्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, जिसको कि भारत ने पहले कभी नहीं प्राप्त किया था। अब केवल जरूरत है कि भारत सरकार पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश को, उसकी सेना और उसकी आईएसआई को चोट पहुंचाने का कार्य करे, वो सब तरह से करे। जो जो उपाय जरूरी हो उस सबको अपनाए और ये ध्यान में रखे कि पाकिस्तानी कभी सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी वहाँ की आवाम को इन 75 वर्षों से जो भारत विरोध की घुट्टी वहाँ की सेना और आईएसआई प्रायोजित शिक्षा व्यवस्था पिला रही है, उसके कारण से पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। वो केवल मिटाए जाने योग्य है और उसे मिटाए जाने का कार्य ही अब भारत सरकार को अपने कूटनीतिक तरीकों से, अपने सैन्य तरीकों से, अपने और दूसरे भी तरीकों से करने का कार्य करना चाहिए और उस पर एकदम चढ़े रहने की जरूरत है। तभी पाक प्रायोजित आतंकवाद समाप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।